ऑल राइट, गुड आफ्टरनून सबको। आज के करंट अफेयर्स 26 अगस्त 2020 के सबसे पहले पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है। इस कारण पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बारे थोड़ी सी जानकारी फिर से गैदर कर लें, फिर से स्टडी कर लें। इंडिया में सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट के टोटल 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक होते हैं एग्जीक्यूटिव, एक होते हैं लेजिस्लेटिव, तीसरी होती है जुडिशरी। तो इंडिया में कोई टॉप की लॉ मेकिंग बॉडी, मतलब लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? लॉज बनाना, टू मेक लॉज। ठीक है, इंडिया में जो सबसे टॉप की बॉडी है लॉ बनाने के लिए, वो है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है इंडिया में। बाई कैमरल का क्या मतलब होता है? बाई कैमरल का क्या मतलब होता है? फुल गवर्नमेंट सर, 2 हाउसेस हैं। हाँ जी, 2 हाउसेस। टू हाउसेस। कौन से 2 हाउसेस हैं इसमें? लोक, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा। ठीक है, बाई कैमरल का मतलब होता है 2 हिस्सों में बटी हुई। तो बाई कैमरल 2 हाउसेस हो गए इसमें। 2 तो इसमें हाउसेस है, प्लस इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इसका हिस्सा होता है। ये चीज याद रखना। अगर तुम्हें सबसे सिंपल जो क्वेश्चन आता होता है पेपर में, वो ये आता होता है कि कितने पार्ट्स हैं तुम्हारे पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये भी याद रखना, 3 हिस्से। ये भी क्वेश्चन आता होता है कि इनमें से चूज करो कौन कौन मेंबर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, मतलब कौन कौन पार्ट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का। मेंबर नहीं, पार्ट, सॉरी। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट बेसिकली इसका हिस्सा क्यों माना जाता है? क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पावर है हाउस को समन करने की और उसे प्रोरोग करने की। समन का मतलब होता है बुलाना। जैसे अभी मॉनसून की मीटिंग शुरू होनी है, बुलाने के लिए प्रेसिडेंट समन जारी करेगा कि आ जाओ, बैठ जाओ। जब मॉनसून सेशन अभी खत्म हो जाएगा, जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, मीटिंग खत्म होने के बाद आखिरी ऑर्डर भी प्रेसिडेंट जारी करता है कि मीटिंग खत्म होगी, थैंक यू आने के लिए, अगली बारी मिलते हैं। ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट नहीं बुलाता कोई इकट्ठा नहीं हो सकता। जब तक प्रोरोग का ऑर्डर नहीं जारी होता तब तक सेशन खत्म नहीं माना जाता। ये चीज याद रखना। ठीक है, पर प्रेसिडेंट ये जो ऑर्डर जारी करता है ये हमेशा प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही करता है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। लोकसभा हमने जैसे पॉलिटी में पढ़ते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड है। कौन से सिस्टम से? लोकसभा में इलेक्शन का सिस्टम कौन सा है? करेक्ट सर। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिससे लोकसभा चुनी जाती है। ठीक है, जिनकी अभी पॉलिटी रहती है, कोई बात नहीं, आएगी ये भी। राज्यसभा दूसरी साइड पे, वो किससे चुनी जाती है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आगे, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इससे आपकी राज्यसभा चुनी जाती है। ठीक है, राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है और लोकसभा डायरेक्टली। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, ये डायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली। इसमें लोग, हम एज अ कॉमन सिटीजन, हम राज्यसभा के इलेक्शन में वोट नहीं डालते, हम लोकसभा के इलेक्शन में वोट डालते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, सेम सिस्टम प्रेसिडेंट का भी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसी से ही उसमें इलेक्शंस होते हैं।
पार्लियामेंट की टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है? लोकसभा की 543, राज्यसभा की 245। ठीक है, ये 245 में 12 नॉमिनेटेड लोग भी होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा की 245 में 12 नॉमिनेटेड भी लोग होते हैं। कौन नॉमिनेट करता है इन्हें? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। ये लोग हमेशा साइंस, कल्चर, आर्ट या हिस्ट्री के फील्ड में से होते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टाइम आपका सेशन क्यों होल्ड किया जा रहा है, मॉनसून का सेशन। बेसिकली हम इंडिया में टोटल पार्लियामेंट के साल में 3 सेशन होल्ड करते हैं, पर मिनिमम कितने होल्ड कर सकते हैं? अगर किसी ने कम से कम होल्ड करने हो तो 2। देखो, 2 से कम सेशन कभी नहीं होल्ड हो सकते। कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि एक साल में पार्लियामेंट को कितने सेशन होल्ड करने चाहिए, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ एक बात लिखी है कि पिछले सेशन और अगले सेशन के बीच जो गैप है वो कितने महीने का हो सकता है? 6 months। मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। तो आखिरी बारी हमारी जो पार्लियामेंट मिली थी वो मार्च में मिली थी, तो मैक्सिमम कितना टाइम तक वो रुक सकते थे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में उन्हें मिलना ही पड़ना था। तभी जाके अब सितंबर में सेशन होल्ड हो रहा है। 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता पार्लियामेंट के 2 सिटिंग्स के बीच, 2 सेशंस के बीच में। ठीक है, तो अपने आप ये गैप ऐसे बन गया। क्लियर है? तो कम से कम साल में 2 बारी तो होल्ड करना ही पड़ेगा, कम से कम भी। उसके बाद ये तो चलो हो गया। अगला करंट अफेयर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस का करंट अफेयर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बारे। बेसिकली इंडिया पाकिस्तान के बीच में थोड़ी सी टसल चल रही है। ठीक है, तो उसे लेके यूएनएससी का करंट अफेयर है। पाकिस्तान ने उसके आगे कश्मीर के कुछ पॉइंट्स रखे, वो हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। जो चीज़ करंट अफेयर में हमारे पढ़ने लायक होती है, मतलब पूरी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए मतलब कंट्रोवर्सी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? बेसिकली यूनाइटेड नेशंस जो है ये दुनिया की पूरी गैदरिंग है, हर कंट्री दुनिया की इसका पार्ट है। इवन नॉर्थ कोरिया जिनसे किसी की नहीं बनती, वो भी इसका पार्ट है। ठीक है, इसके 2 सबसे जो मेन ऑर्गन्स है, एक है जनरल असेंबली और एक है सिक्योरिटी काउंसिल। जनरल असेंबली को एक तरह से दुनिया की पार्लियामेंट समझो। जनरल असेंबली को दुनिया की पार्लियामेंट समझो। ये कानून तो खैर कोई नहीं बनाती, पर कुछ हाँ ऐसी कन्वेंशंस, ट्रीटी जरूर बनाती है जो बाकी सारी कंट्रीज, मतलब आपस में सारी कंट्रीज एग्री करती हैं, फिर उन्हें मानती भी हैं। दूसरा है तुम्हारा सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का काम है कि दुनिया में पीस एंड स्टेबिलिटी बना के रखना, कि कंट्रीज आपस में ना लड़े, और अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट हो जाता है उनके बीच में इंटरवीन करके उस डिस्प्यूट को रोकना। लेट्स सपोज किसी कंट्री के बीच में सिविल वॉर होगी। सिविल वॉर क्या होता है? एक ही देश में 2 गुट लड़ पड़े, जैसे एग्जांपल में साउथ सूडान लगाते हैं। साउथ सूडान तुम्हारी एक अफ्रीका की कंट्री है, ऊपर टॉप पे समझाता हूँ। साउथ सूडान अगर तुम मैप में देखोगे, अफ्रीका के मैप में तुम्हें ईस्टर्न, सेंट्रल ईस्टर्न साइड पे दिख जाएगी साउथ सूडान। इसमें क्या हुआ था, ये सबसे दुनिया की सबसे नई कंट्री ये है। ठीक है, पर जैसे ही ये कंट्री फॉर्म हुई, साथ के साथ इसमें डिस्प्यूट छिड़ गया 2 ट्राइब्स के बीच में। जो सबसे बड़ी 2 इसके अंदर ट्राइब्स थी, ये ट्राइबल देश है, ज्यादातर इसमें ट्राइब्स ही रहती हैं। जो सबसे बड़ी 2 ट्राइब्स थी ना, वो दोनों लड़ पड़ी। प्रेसिडेंट किस ट्राइब से बनेगा, इस क्वेश्चन को लेके।
जब एक ही देश के अंदर लड़ाई होती है उसे हमेशा रेफर करते हैं सिविल वॉर। तो ऐसे मामलों में वैसे तो पावर किसी के पास नहीं है अंदर के मामलों में इंटरफेयर करने की, पर यहाँ पे अब ह्यूमन लाइफ्स जा रही हैं, लोगों की जानें जा रही थी इस वॉर कारण। तो फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पीस कीपिंग फोर्स, यूएन की फोर्स जो है, जो यूनाइटेड नेशन की आर्मी है, उसे उन्हें कहते हैं पीस कीपर्स, क्योंकि उनका काम ही पीस बनाने का है। वो यहाँ साउथ सुडान में भेजे इन दोनों के बीच में बफर जोन बनाने के लिए। वो बीच में आ जाते हैं ताकि ये दोनों लड़ना बंद कर दें। ठीक है, जिसमें मतलब पीस कीपर बने किनसे होते हैं, इनमें दुनिया के सारे आर्मी के पर्सनल्स होते हैं। जैसे इंडिया के आर्मी के भी लोग होंगे इसमें, बांग्लादेश के भी होंगे, आयरलैंड के भी होंगे, यूएसए के भी होंगे। सारे अपने अपने ट्रूप्स की कंट्रीब्यूशन डालते हैं। ठीक है, मतलब पूरा रीजन संभालने को मिलता है। ऐसा नहीं होता कि मिक्सचर होता है, पूरा का पूरा एक रीजन इंडिया संभाल रहा होगा, अगला बांग्लादेश संभाल रहा होगा, फिर आयरलैंड संभाल रहा होगा, फिर कोई और संभाल रहा होगा। सबके ट्रूप्स होते हैं, पूरा का पूरा स्टेशन संभालते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। तो ये सारा जिम्मा है सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर करने का। अब सिक्योरिटी काउंसिल है क्या? सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स हैं। इनमें से 5 को हम कहते हैं कि ये परमानेंट मेंबर्स हैं, जो हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट रहते हैं, और 10 टाइम टू टाइम चुने जाते हैं, इन्हें टेम्पररी कहोगे। परमानेंट 5 को कई बार शॉर्ट में ऊपर लिखता हूं टॉप पे मिटा के। परमानेंट मेंबर्स जो मैंने आपको 15 कहा, 15 में से 5 और 10, इन्हें कभी कभी P5 भी रेफर किया जाता है। P5 कौन से देश थे? P5 वो देश थे जो एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 जीते थे। तो ऑब्वियसली दुनिया में विनर्स थे, इन्होंने अपने आप को ज्यादा स्पेशल प्लेस दी हुई है, इन्होंने अपने आप को परमानेंट सीट दे के रखी है। तो P5 कौन है? यूएसए, फ्रांस, यूके, रशिया एंड चाइना। ये दुनिया के 5 देश हैं जो हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हमेशा रहते हैं। बाकी जो 10 मेंबर हैं ये टेम्पररी हैं, ये दुनिया में अलग अलग रीजन से चुने जाते हैं। एक मेंबर को 2 साल का टर्म मिलता है, यानी कि वो 2 साल के लिए मेंबर रहता है, फिर वो रिटायर हो जाता है। तो एक साथ भी सारे ना रिटायर हों इस साल, मतलब इस कारण क्या होता है, ऑल्टरनेट ईयर्स इलेक्शन होते हैं। एक साल 5 मेंबर्स चेंज होंगे, अगले साल 5 मेंबर्स चेंज हो जाएंगे। उसके बाद ये जो चुने गए थे पहले, ये रिटायर हो जाते हैं, इनकी जगह अगले 5 मेंबर्स आ जाते हैं, फिर अगले 5। ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है लगातार। ठीक है, ऐसी लगातार मूवमेंट है, कोई कभी भी ये मतलब ऐसे सीटें खाली नहीं होने देते, लगातार इलेक्शन होता है। अगले साल 2021 इंडिया के लिए इसलिए भी सिग्निफिकेंट है, और मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इतने ध्यान से, वैसे तो इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट में पढ़ोगे, पर ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो 15 मेंबर्स हैं, इनमें से जो 10 टेम्पररी मेंबर्स हैं, ये सीट संभालते होते हैं, इलेक्शन पहले हो जाते हैं, सीट संभालते होते हैं हर साल 1 जनवरी को। पुराने रिटायर हो जाएंगे, नए संभाल लेंगे। तो 1 जनवरी 2021 को इंडिया इसका हिस्सा बन जाएगा 2 साल के लिए। 2 साल के लिए हमारे पास कुर्सी होगी। ठीक है, तो ये चीज इसलिए अगले साल के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएनएससी जिन्होंने 2021 में अपेयर होना है, उनके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज बहुत ही सिग्निफिकेंट सीट इंडिया को मिल रही है, पहले भी मिलती रही है, पर अब फिर से मिल रही है। तो ऑब्वियसली जब जब भी होगी तब तक इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगली चीज है ब्रिक्स इनोवेशन बेस। ये चाइना ने हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा गैम्बल खेला है, मतलब चाइना ने हमें एक बड़ी ट्रिकी सी स्पेस में लाके रख दिया। बेसिकली ये बताने से पहले ब्रिक्स बताना जरूरी है क्या है। दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, ये हर देश का इनिशियल वर्ड है। बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रशिया, इंडिया, चाइना,
इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों ने मिलके अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसे कहते हैं ब्रिक्स। बेसिकली ये सारी दुनिया में डेवलपिंग कंट्रीज है। सारी की सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इन्होंने मिलके अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। एक तो दुनिया में डेवलपिंग कंट्रीज को आवाज मिलती है, दूसरा एक दूसरे की सपोर्ट कर सकते हैं हम हमेशा डेवलपमेंट में। ठीक है, पर इंडिया चाइना के इस टाइम रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे। ठीक है, तो इसके चलते हुए हम चाइना के बहुत सारे गुड्स, टेक्नोलॉजी, एप्स, हर चीज के ऊपर बैन लगा रहे हैं। उनमें से एक चीज जो सिग्निफिकेंट है वो है, जो चाइना की चीजों के ऊपर बैन लग रहा है, 5G की टेक्नोलॉजी। इस टाइम जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं 4G है। जब इंडिया 5G टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर जाएगा, जो तुम अभी नेट यूज कर रहे हो into 100 स्पीड और बढ़ जाएगी। यानी कि अभी अगर जहां पे प्रॉपरली 4G नेट चल रहा होता है, अराउंड 100 Mbps की स्पीड आ जाती है अगर प्रॉपरली चल रहा हो। ये नहीं कह रहा सबकी आ रही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन प्रेशर भी होता है। जहां पे प्रॉपर आएगी 100 तक भी आ जाती है, तब 1 Gbps नेट की स्पीड आ जाएगी। तो इससे दुनिया को रेवोल्यूशन मिलेगा। देखो इतनी तेजी से स्पीड से क्या फर्क पड़ता है अल्टीमेटली। जैसे अभी तुम वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे पास लाइव कंटेंट डायरेक्टली डिलीवर हो रहा है, कोई डिले नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, बीच में शायद थोड़ी बहुत इंटरप्शन आती हो, वो कॉमन होता है। 5G आते ही ये सारे इंटरप्शंस भी खत्म हो जाएंगे। ये बेसिकली डेटा ट्रांसफर अभी भी जो तुम्हारे पास हो रहा है, ये जो फोटो आ रही है, जो कुछ भी आ रहा है, एक तरह से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ये डेटा ट्रांसफर की स्पीड बढ़ जाएगी। तो इतनी तेजी से डेटा ट्रांसफर, यानी कि जीबी का डेटा सेकंड्स में ट्रांसफर हो रहा है। तो एक्चुअली दुनिया में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जो अगला फील्ड साइंस में निकल के आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहां पे मशीन्स एक दूसरे से बात कर पाएंगी, खुद काम कर पाएंगी बिना ह्यूमन के इंटरफेयर किए। मतलब हमें बार बार कमांड देने की जरूरत नहीं, मशीन्स अपने आप काम करती रहेंगी। तो ये टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन्स में आपस में बातचीत तेज करने में, क्योंकि जितनी जल्दी वो कोऑर्डिनेट कर पाएंगी उतना ज्यादा बेटर होगा। तो वो 5G की टेक्नोलॉजी के साथ होगा। तो बेसिकली चाइना ने क्या किया है, चाइना ने एक प्रपोजल दिया है कि हम ब्रिक्स इनोवेशन बेस बनाते हैं। ठीक है, चाइना में बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, हम सारी कंट्रीज, जितनी भी ब्रिक्स की कंट्रीज हैं, आपस में कोऑपरेशन बढ़ाएंगे आपके 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच। दुनिया में इस टाइम एक ही कंपनी है जो एक्चुअली प्रॉपरली 5G बना पाई है। टेक्नोलॉजी जो 5G है, एक ही कंपनी है जो प्रॉपरली बना पाई है, वो है हुआवे। ये चाइनीज कंपनी है। अभी तक अमेरिका भी की कोई कंपनी भी 5G नहीं बना पाई है, चाइना ने बना लिया। इसी से पता चलता है चाइना कितनी तरक्की कर रहा है। तो बिकॉज दुनिया में पर एंटी चाइना मूवमेंट थोड़ी छिड़ी हुई है, और खासकर इंडिया में बिकॉज हमारे बॉर्डर की टेंशंस हाई हुई हैं, हमने हुआवी के ऊपर बैन लगाने का फैसला किया हुआ अभी तक फिलहाल, कि हम हुआवी के ऊपर बैन लगा देंगे कि हुआवी इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी ना ला पाए। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह पे ये भी रिपोर्ट्स हैं कि हुआवी चाइनीज मिलिट्री के साथ मिलकर काम करती है। तो बेसिकली अगर हम 5G हुआवी से बना यूज करते हैं तो रिस्क ये है कि हमारा डेटा भी चोरी होता रहेगा, हमारे ऊपर स्पाई भी किया जा सकता है। तो इस कारण भी हम बैन करना चाहते हैं, प्लस चाइना के एंटी मूवमेंट के चलते हुए भी बैन करना चाहते हैं। तो चाइना ने यही गैम्बल खेला है, बिकॉज इंडिया को इस टेक्नोलॉजी की जरूरत तो है ही। तो उन्होंने ब्रिक्स का सहारा लेते हुए ये चीज प्रपोज की है।
पर ऑब्वियसली इंडिया शायद इसका पार्ट ना बने, ठीक है। यहाँ हम बस इसमें पार्टिसिपेट किया करें, पर कभी भी 5G को यहाँ चाइनीज 5G को यहाँ नहीं आने देंगे, ठीक है। तो यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये थोड़े ब्रिक्स के बारे पॉइंट लिखे हैं, कौन से देश ब्रिक्स का पार्ट है। उसके बाद दुनिया के 41% पॉपुलेशन का हिस्सा यही 5 देश बनाते हैं, ठीक है। दुनिया का 27% लैंड एरिया ये कवर करते हैं। दुनिया की 23% जो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट है, GWD मिलके बन जाते हैं। 23% दुनिया का यही बनता है। 32% वर्ल्ड की GDP लगा सकते हो PPP में, ठीक है। इनमें से सबसे अमीर कंट्री चाइना है, ठीक है, नो डाउट चाइना सबसे अमीर है। और जो UPSC में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है ब्रिक्स के रिगार्डिंग में, वो अभी तुम्हें लाइन में बता दूं। बेसिकली क्वेश्चन आया था कि चाइना की GDP बाकी चारों के टोटल से ज्यादा है। बताओ सही है या गलत है, क्या लगता है। ये स्टेटमेंट आई थी कि चाइना की GDP बाकी चारों की GDP के टोटल से ज्यादा है। ये स्टेटमेंट ट्रू थी, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट GDP इसमें से इंडिया की है, बाकी सबकी तो बहुत ही छोटी GDPs है। तो उन सबकी टोटल करके हम चाइना के बराबर नहीं बन पाते, बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। तो अकेले इंडिया की GDP इतना बड़ा गैप नहीं पूरा कर पाती, ठीक है। तो ये ब्रिक्स अभी है। कई चीजों में देखो, इंडिया चाइना के रिलेशंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि हमारी हर जगह पे डिस्प्यूट है। ट्रेड में हम बहुत एक्टिव हैं, इंटरनेशनल फ्रंट में ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बना के बैठे हैं, फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक्स जाके बना के बैठे हैं, फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक एक और बना के बैठे हैं। मतलब हम दुनिया में टॉप लेवल की इंस्टीट्यूशंस एक साथ मिलके चला रहे हैं। ये तो बस थोड़े टाइम बाद चाइनीज का थोड़ा सा तरीका होता है, बिकॉज देखो चाइना को भी पता है आने वाले टाइम में एक ही कंट्री है जो उसे थ्रेट फेस करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रेट के तौर पे दिखती है। सेकेंडली पूरी एशिया में एक ही पावर है जो उसे टक्कर दे सकती है इस टाइम पे, ठीक है। रशिया डिक्लाइन पे है, जापान डिक्लाइन पे है, साउथ कोरिया डिक्लाइन पे है, सारे डिक्लाइन पे हैं बाकी एशिया की कंट्रीज, वो है इंडिया। तो तुम किसी को अपने बराबर क्यों मानना चाहोगे जब तुम रेस जीतना चाहते हो। तो चाइना बार बार कोशिश क्या करता है, इंडिया को अपने अंडर करने की कोशिश करता है, ये प्रेशर्स बिल्ड करके। ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इसका मकसद यही होता है कि इंडिया को किस तरह अपने सब्जुगेट किया जाए, अपने अंडर दबाया जाए, ठीक है। रिटेलिएटरी रिएक्शन इंडिया से जरूर आते हैं, पर चाइना भी इसी कोशिश पे लगा रहता है, इंडिया अपने आप को डिफेंड करने की पोजीशन पे लगा रहता है। हमारी GDP स्ट्रांग होगी तो हम भी यही करेंगे, हम भी आसपास की सारी कंट्रीज को दबाएंगे। ये नेचुरल टेंडेंसीज होती है सुपर पावर की, ठीक है। पर दबना नहीं है, ये इंडिया के लिए सबसे बेस्ट लेसन है। जो दब गए हैं चाइना के अंडर वो सारे आज बुरी तरह मुसीबत में है, ठीक है। तो ये थे करंट अफेयर्स आज के। कोई डाउट किसी में भी। सर ये चाइना ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਆਪਣਾ UNSC ਦਾ हाँ जी ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਹਿਰੂ ਟਾਈਮ। देखो ये सारी ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि बेसिकली इंडिया का नाम आया था, इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। हुआ, अब हुआ या नहीं हुआ ये सब कुछ कॉन्स्पिरेसीज हैं कि लिखा नहीं हुआ। ओरिजिनली जब यूनाइटेड नेशंस बना है ना 45 में, तब सिक्योरिटी काउंसिल में जो चाइना, देखो दुनिया में 2 चाइना है, तुम्हारा ताइवान भी चाइना है। ताइवान का एक्चुअली तुम नाम पढ़ोगे ना, वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ठीक है। ताइवान और जो आज का जो चाइना बना हुआ है, इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ पे अब जो ताइवान में रूल करते हैं, खैर अब तो रूल खत्म हुए बहुत साल हो गए, जो ओरिजिनली जिन्होंने आके ताइवान बसाया था वो एक्चुअली पूरे चाइना के ऊपर रूल करते थे। पर चाइना के ऊपर जब रेवोल्यूशन हुआ, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, तो संभाल नहीं पाए और वो भाग खड़े हुए। ये छोटा सा आइलैंड चाइना के बिल्कुल साथ में है ताइवान का, उस आइलैंड पे भाग गए,
ठीक है, क्योंकि चाइना में उस जमाने में नेवी नहीं थी, तो उन्हें पता था वो हमला नहीं कर पाएंगे, तो दोनों अलग अलग देश के तौर पे काम करने लग गए। उस जमाने में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को में सीट ये वाले ताइवान को मिली हुई थी, इसे चाइना कहते थे उस जमाने में, क्योंकि सारी दुनिया इसे चाइना के तौर पे रिकॉग्नाइज करती थी, ना कि ये मेनलैंड चाइना को, जिसे आज हम चाइना कहते हैं। पर 1973 में पॉलिसी बदली तुम्हारे यूएसए ने। यूएसए ने इस वाले चाइना को सपोर्ट करने का फैसला किया और इसकी रिकॉग्निशन छीन ली, फिर बाकियों ने भी छीन ली, और इसे चाइना के तौर पे, जो आज मेनलैंड चाइना, इसे रिकॉग्निशन दे दी 1973 में। तो सारी दुनिया ने जब रिकॉग्निशन चाइना की इसे दे दी, तो यूएनएससी में परमानेंट सीट तो चाइना की थी ना, तो ये मेनलैंड चाइना को रिकॉग्निशन के तौर पे सीट मिल गई और ताइवान की सीट चली गई। तो इसके साथ गलत हुआ था, ठीक है। ये अमेरिका ने करवाया था, पर कोल्ड वॉर का टाइम था, उन्हें लगा था सोवियत यूनियन के अगेंस्ट वो चाइना को खड़ा कर देंगे, पर वो सारा उल्टा पड़ा उनके ऊपर। ये इंटरनेशनल रिलेशन में सारा आता होता है, ठीक है, तो वहां पे डिटेल में भी आएगा। ठीक है सर, हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, किसी को और कोई डाउट नहीं? तो ये थे आज के आपके